स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। काश हम उस बस में चढ़ गए होते तो शायद हम उस खतरनाक मंजर में न फंसते। उस हादसे से पहले तक मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जो हमारे साथ हुआ उसने हमें विश्वास दिलाने में मजबूर कर दिया कि सचमुच आत्माएं होती है। उस हादसे ने हमें अंदर से डरा दिया था। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसी क्या वजह थी जो हमें वहाँ तक ले आई। आज से 3 साल पहले। रोहन बेटा उठ जाओ, 7 बज गए हैं। तुम्हें अपनी रिसर्च के काम से बाहर जाना था ना? रोहन कहता है। क्या माँ, कितना अच्छा सपना देख रहा था, आपने जगा दिया। माँ ने कहा, अच्छा जरा मुझे भी तो बताओ क्या देख रहा था? रोहन ने कहा, अच्छा तो सुनो, मैं कहीं जा रहा था, सुहाना मौसम था, मैं बस में चढ़कर कहीं जा रहा था। तभी बस में एक लड़की चढ़ी। वो दिखने में एकदम परी लग रही थी, मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। वो बैठने के लिए इधर उधर नजरें फेरने लगी। किस्मत से मेरे बगल वाली सीट खाली थी तो मेरे पास आकर बोली, सुनिए क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तब मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं, आइए ना बैठिए। मैं उससे बात करना चाह ही रहा था, लेकिन कैसे बोलूँ ये समझ नहीं आ रहा था। तब उसने ही शुरुआत कर दी, हाय मेरा नाम चैत्रा है, और तुम्हारा? रोहन। मेरा नाम पूछने के लिए धन्यवाद, मैंने जवाब दिया। चैत्रा ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रोहन ने कहा, जी वो तो मुझे भी लगा, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? तब चैत्रा ने कहा, मुझे एक रिसर्च के लिए खास फूल पुष्प की तलाश है। मैंने सुना है यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में मिल सकता है, मैं वहीं जा रही हूँ। रोहन ने कहा, अरे ये कोई संजोग तो नहीं है, क्योंकि मैं भी पौधों की रिसर्च के लिए काम करता हूँ और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चैत्रा ने कहा, अच्छा कहीं आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, इसीलिए तो ऐसा नहीं बोल रहे। ऐसा कहते हुए उसने अपने बैग से कुछ निकाला। मैं ढंग से देख नहीं पाया और तभी आपने मुझे जगा दिया। माँ ने कहा, अरे सॉरी बेटा। रोहन ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी। माँ ने कहा, अच्छा तुम आज कहीं जाने वाले थे ना? रोहन ने कहा, अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया, मेरे दोस्त वहाँ पहुँचने वाले होंगे, मुझे जल्दी से तैयार होना होगा। माँ ने कहा, अरे आराम से, तुम तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं जरा मंदिर से होकर आती हूँ। तू जंगल जाने वाला है ना, तो तेरे लिए भगवान का प्रसाद लेकर आती हूँ। ये कहकर माँ चली गई और मैं जल्दी से तैयार होकर जाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद माँ ने कहा, ये लो बेटा प्रसाद। रोहन ने कहा, जल्दी दो माँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। माँ ने कहा, अच्छा सुन, ये भगवान का लॉकेट है, इसे हमेशा अपने पास रखना, और ये कुमकुम है, ये भी तेरी रक्षा करेगा। रोहन ने कहा, क्या माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। माँ ने कहा, अच्छा मेरे लिए पहन ले। रोहन ने कहा, अच्छा दो माँ। मैंने उस लॉकेट को और उस कुमकुम को अपने बैग में डाल दिया। अच्छा माँ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। माँ ने कहा, अच्छा जाते ही फोन करना। हाँ। रोहन ने कहा, ओके माँ कर दूंगा। ये कहकर मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने लगा और तभी बस आ गई। मैं जल्दी से बस में बैठ गया। सफर लंबा था तो मैं खिड़की वाले सीट पर बैठ गया। बस चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा एक लड़की बस में चढ़ने के लिए दौड़ रही है। मैंने बस को रुकवाया, वो बस पर चढ़ी। मैंने उसका चेहरा देखा तो वो बिल्कुल वही थी जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये सपना तो नहीं। फिर वैसा ही हुआ जैसा मैंने सपने में देखा था। वो मेरे पास बैठी, मुझसे बातें की और मैंने उससे पूछा, चैत्रा तुम कौन से जंगल में जा रही हो? तब चैत्रा ने जवाब दिया, करलाई का जंगल।
रोहन ने कहा, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है कि हम साथ रहे। ये सब मैं मन में सोच ही रहा था और तभी मैं चेत्रा से बोला, अच्छा मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चेत्रा ने कहा, कहीं तुम मेरे साथ रहने के लिए तो ऐसा नहीं बोल रहे? रोहन ने कहा, नहीं यार, मेरे साथ 2 दोस्त भी वहाँ जा रहे हैं, तुम चाहो तो फोन लगा के पूछ सकती हो। चेत्रा ने कहा, ओ सॉरी, मुझे लगा तुम मेरा पीछा कर रहे हो। रोहन ने कहा, अरे कोई बात नहीं। चेत्रा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी, तभी उसके बैग से कुछ अजीब सी चीजें नीचे गिरी, तो चेत्रा ने झटपट उसे उठा लिया और अपने बैग में छुपा लिया। रोहन ने कहा, चेत्रा वो चीज क्या थी, एकदम अजीब सी? चेत्रा ने कहा, कुछ नहीं, वो मेरे रिसर्च का हिस्सा है। मुझे लगा वो मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी मुझे एहसास हुआ कि शाम हो चुकी है, सभी यात्री उतर चुके थे, सिर्फ हम दोनों बस में बैठे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ सा लगा। मैं बाहर जाकर देखने लगा तो वहाँ लिखा था, करलाई के जंगल की सीमा समाप्त है और भूत बंगला क्षेत्र का जंगल प्रारंभ है। संभल कर, ये एरिया बहुत ही खतरनाक है। हम बस को रोकने के लिए ड्राइवर से कहने लगे, ये आप हमें कहाँ लेकर आ गए? करलाई का जंगल तो समाप्त हो गया, गाड़ी को घुमाओ, हमें वहाँ जाना था। ड्राइवर हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा था, तो मैं सामने जाकर देखने लगा। मैं डर गया, ड्राइवर के स्थान पर कोई था ही नहीं और गाड़ी अपने आप चल रही थी। मैं भागकर चेत्रा के पास आया। मैंने बोला, चेत्रा चलो चलो यहाँ से, ये बस अपने आप चल रही है। ये कहकर मैं चेत्रा को लेकर बस से कूद गया। हम जमीन पर गिर गए, हमें थोड़ी सी चोटें भी आई। तभी हमने देखा कि बस के सभी यात्री बस में ही बैठे हैं और हम पर हंस रहे हैं। बस हमें छोड़कर जा रही थी। बस को जाता देखकर चेत्रा और मैं उस बस में चढ़ने के लिए दौड़े, लेकिन वो तेजी से चल रही थी। हम बस में चढ़ ही नहीं पाए और बस काफी दूर निकल गई। चेत्रा ने कहा, अब क्या करें? रोहन ने कहा, रुको मुझे सोचने दो। तभी मेरे दोस्त का फोन आया। कहाँ पर है यार तू? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोहन ने कहा, अरे यार, हम ना करलाई के जंगल से बहुत दूर आ गए हैं। तुम लोग तो बुलेट पर हो, एक काम करो, तुम यहीं आ जाओ, देखते हैं यहाँ पर वो दुर्लभ फूल मिलता है या नहीं। रोहन के दोस्त ने कहा, ठीक है, तब तक तुम वहाँ रहने की व्यवस्था देखो, तब तक हम आते हैं। मैं और चेत्रा आगे बढ़ने लगे। आगे डरावनी आवाजें आ रही थी। चेत्रा थोड़ी डर रही थी। मैंने उसे दिलासा दिलाया कि यहाँ पर बस जीव जंतुओं की आवाजें गूंज रही है। तभी सामने एक महल दिखाई दिया जो बहुत पुराना था। थोड़ी सी लाइट जल रही थी, तो हमने सोचा वहाँ कोई रहता होगा जिससे हमें कुछ मदद मिल जाएगी। हम महल की ओर आगे बढ़ गए। वहाँ पहुंचकर हमने आवाज लगाई, कोई है? तब वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया और बोला, कौन हो तुम? क्या चाहिए? चले जाओ यहाँ से। यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता। अभी भी समय है, वो अभी जागा नहीं है, शायद तुम बच जाओ। चेत्रा डर के मारे मेरे हाथों को पकड़ लेती है। मैंने उसे समझाया, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, ये ना बस हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। रोहन ने कहा, देखिए अंकल, हम रास्ता भटक गए हैं, सिर्फ आज रात के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए ना, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अंकल ने कहा, अब तुम लोग खुद ही मरना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, आओ अंदर आ जाओ। हम बंगले के अंदर प्रवेश हुए। महल बाहर से जितना खराब दिखता था वो अंदर से वैसा नहीं था। फिर हम राज दरबार में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद चेत्रा ने कहा, मुझे थोड़ा काम है और यहाँ मुझे थोड़ी घुटन भी महसूस हो रही है, मैं ऊपर छत पर थोड़ी देर टहल कर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर तुम जल्दी आना। हाँ। चेत्रा छत पर चली गई। सभी राजाओं की मूर्ति बनी थी और सामने एक आलीशान सिंहासन था। उसे जैसे ही मैंने देखा मैं उस पर मोहित हो गया। मैं उस पर बैठने ही वाला था कि उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे रोका और बोला, क्या कर रहे हो तुम? ये महाराज भल्लाल देव का सिंहासन है। ये सिंहासन पिछले 100 वर्षों से श्रापित है। अगर तुम इस पर बैठ जाते तो इस सिंहासन का श्राप तुम्हें भी लग जाता। श्राप? किसने दिया ये श्राप? मैंने पूछा। तब उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, सुनना चाहते हो तो सुनो। आज से लगभग 100 साल पहले यहाँ के राजा भल्लाल देव थे। वो स्वभाव से एकदम कपटी और दुष्ट थे।
अपने राजकोष को भरने के लिए जनता को लूटते थे, उन्हें बहुत दुख देते थे। इस राज्य की हर जनता उन्हें राक्षस मानती थी। उसकी 3 पत्नियां थी, उनमें से 2 रानियों को पुत्र पैदा हुआ और छोटी वाली रानी को पुत्री। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने सबके सामने उसे मार डाला। लेकिन इस बात पर उसके वजीर को राजा पर बहुत गुस्सा आया। वजीर और छोटी महारानी एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे, लेकिन राजा ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली थी और वजीर ने राजा को मारने की सौगंध खा ली थी। अमावस की रात थी, काली घटा छाई थी। वजीर के सर पर खून सवार था। वो राजा को मारने के लिए उसके कमरे में गया और उसने आंख देखा नताब तलवार से जोर जोर से वार करता गया, लेकिन राजा को शायद उसके इरादों का पहले से ही पता चल गया था। वो वहां था ही नहीं, बल्कि उसके स्थान पर एक मूर्ति को अपने बिस्तर पर लिटा दिया था। तभी राजा ने वजीर को जमीन पर धकेल दिया और तलवार से उसे मार डाला। मरते वक्त वजीर ने राजा को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मुझे और मेरे प्यार को मारा है, उसी तरह तू भी जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वो सिंहासन आज से श्रापित है। जब भी तू उसे देखेगा उस पर मोहित हो जाएगा और जब तू उस सिंहासन पर बैठेगा तो तू खुद को मारने लगेगा और अगर तुझे कोई रोकेगा तो तू उसे भी मार डालेगा। ये कहकर वजीर मर गया। राजा सिंहासन पर बैठे बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया और एक दिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, उस पर उस श्राप का असर हो गया। वो खुद को मारने लगा और मदद के लिए गुहार करने लगा। सब उसके कपटीपन और दुष्प्रभाव को देखकर उसे बचाने ही नहीं गए और अंत में जब वो मरने लगा तो उसने भी एक श्राप दिया कि तुम लोगों में से एक ने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, तो मैं भी तुम सबको एक श्राप देता हूँ। जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा मैं उसके शरीर में प्रवेश करके उसे मार डालूंगा और अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार दूंगा। ये कहकर राजा मर गए और तब से इस सिंहासन पर जो भी बैठना चाहता है, राजा ने उसके शरीर में प्रवेश करके उसे मार डाला है। रोहन ने कहा, अच्छा हुआ जो आपने बता दिया, वरना मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता अभी। क्या अंकल, मुझे डराने के लिए इतना बड़ा झूठ? ये 21वीं सदी है, यहाँ ना श्राप व्राप कुछ काम नहीं करता। बुजुर्ग आदमी ने कहा, होता है जब आत्मा रोती है और उस समय वो किसी को अगर श्राप देती है तो सच में होता है और आज भी होता है, तुम खुद देख लेना। तभी चेत्रा दौड़कर नीचे आई और बोली, रोहन, दूर से गाड़ी आ रही है, शायद तुम्हारे दोस्त है। रोहन ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े होकर देखने लगे। सच में मेरे दोस्त केशव और माधव थे। मैंने बोला, कितनी देर लगा दी यार, चलो अब जल्दी से जंगल में चलते हैं। चेत्रा ने कहा, हाँ चलो जल्दी, अपना अपना बैग ले लो। रोहन ने कहा, तुम लोग अपना बैग पकड़ लो, मैं अपना बैग यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें हमारे खाने का सामान भी है। केशव और माधव बस हाँ में मुंडी हिलाते हैं। मुझे लगा शायद ये लोग थक गए हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं बुजुर्ग आदमी से कहने लगा, अच्छा चाचा, हम सब थोड़ी देर में आते हैं। और हम जंगल में प्रवेश हुए। बहुत तलाश के बाद भी हमें वो फूल मिला ही नहीं। हम थक कर बैठ गए। तभी पीछे से चमकती हुई लाइट की प्रकाश आने लगी। हम उस रोशनी का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गए। वहां हमने वो फूल देखा जिसकी हमें तलाश थी। रोहन ने कहा, मैं जाकर वो फूल तोड़ कर लाता हूँ। चेत्रा ने कहा, हाँ ठीक है। केशव ने कहा, रुक जा रोहन, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। रोहन ने कहा, क्या बात कर रहा है केशव, इसके लिए तो हमने इतनी मुसीबतें झेली है और तू कह रहा है कि इस फूल को मत तोड़ो। क्या हो गया यार तुझे? केशव ने कहा, मैंने कहा ना, उसे कोई नहीं तोड़ेगा। जो कोई भी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। मैंने नोटिस किया कि केशव के शरीर में धीरे धीरे बदलाव होने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। अचानक वो एक प्रेत बन गया। हम डर गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम भागकर थोड़ी दूर आ गए। पीछे पीछे केशव भी आ रहा था हमें मारने के लिए।
तभी चेत्रा अपने बैग में से कुछ निकालती है। वो वही चीज थी जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। उसे निकालकर चेत्रा कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तभी सामने केशव आकर बैठ गया और चेत्रा उससे पूछने लगी, कौन हो तुम? तभी मैंने बीच में रोककर उससे पूछा, ये सब क्या है चेत्रा? तब चेत्रा ने बताया, रोहन, ये एक तांत्रिक पुस्तक है जिसमें भूत को वश में करके उससे उसके जीवन के बारे में पूछा जा सकता है। तब चेत्रा ने केशव से बोला, बताओ कौन हो तुम? केशव ने कहा, जब रोहन ने हमें फोन किया तब हम तुम्हारे पास आने के लिए गाड़ी में बैठे। फिर हम महल से थोड़ी दूर पर थे। तभी हमने देखा दूर से एक रोशनी दिखाई दे रही थी। तब मैंने अपने दोस्त से कहा, चलो तो चलकर देखते हैं वो क्या चीज है। अगर वो वही फूल है जिसकी हमें तलाश है तो सोचो हम ये फूल अपने सर को दे देंगे तो हमारा प्रमोशन पक्का समझो। माधव ने कहा, अच्छा चलो देखते हैं। हम उस जगह पर पहुंच गए। वहां वो फूल चमक रहा था। मैं उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने उस फूल को तोड़कर वापस आने लगा, मैंने महसूस किया कि जिस जगह से हमने फूल तोड़े हैं वो जगह हिल रही थी। हम डर गए। फिर हमने अपने चारों ओर ध्यान से देखा तो पता चला कि हम शमशान में खड़े हैं और उस फूल वाली जगह से एक भयानक प्रेत उठकर खड़ा हो गया। हम भागने लगे। तभी वो हमारे सामने आ गया और कहने लगा, जो भी इस फूल को तोड़ना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा। ये मेरा फूल है। ये कहकर उस प्रेत ने हमें मार डाला और हमारा ये हाल हो गया। तुम हमें आजाद कर दो, हम चले जाएंगे। मैंने उन्हें जाने को कहा और चेत्रा से पूछा, चेत्रा चलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए वो फूल। चेत्रा ने कहा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं उस फूल को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब मैंने गुस्से से पूछा, आखिर क्यों चाहिए तुम्हें वो फूल? आखिर किस मकसद से तुम यहाँ आई हो, बताओ मुझे। तब चेत्रा ने जवाब दिया, अगर आज मुझे वो फूल नहीं मिला तो मेरी दीदी मर जाएगी। रोहन ने कहा, क्या? कैसे? उनका और इस फूल का क्या संबंध? चेत्रा ने कहा, संबंध है। मेरे दीदी के शरीर में एक प्रेत का गंदा रक्त फैल रहा है और अगर आज उन्हें उस फूल की औषधि नहीं मिली तो वो मर जाएगी। तो अब आगे क्या होगा? क्या चेत्रा को वो फूल मिल पाएगा? आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में।